ड्रग केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद में एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो धाराएं लगाई गई हैं वो ठीक हैं या नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ इसी तरीके की धाराएं रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी लगी थीं। कुछ जो एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें दीपिका पादुकोण समेत जो तमाम एक्ट्रेसेस और एक्टर्स से बातचीत हुई थी उसमें भी इन्हीं धाराओं का जिक्र था। हमारे साथ मौजूद हैं जय किशन सिंह जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं धाराओं को चुनौती दी है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 जो कि कंजम्पशन की बात करती है, 37 और 54, ये जो कई सारी धाराएं हैं जो कमर्शलाइजेशन की बात करती हैं, उन सभी धाराओं को चुनौती दी है। इतना नहीं, समीर वानखेड़े का जो पूरा जो एक विवाद गहराया है, कहा जा रहा है कि घूस मांग रहे थे, जिसको लेकर के कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के विवाद हैं, उसको लेकर भी जो अपनी याचिका में जिक्र किया है सिंह साहब, सबसे पहले आपने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, समीर वानखेड़े का भी जिक्र किया, आर्यन खान का भी जिक्र किया। एक्चुअली ये जो याचिका दायर की गई है बड़ी ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ आर्यन खान या समीर वानखेड़े तो बीच में एक उसकी एक कड़ी है, उसमें इस प्रकरण में एक कड़ी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि एनडीपीएस एक्ट की विसंगतियां क्या हैं उसको उजागर किया गया है। जबकि यह जो एक्ट है इसका बड़ा महान उद्देश्य था कि ड्रग ट्रैफिकर्स पे हमला हो, क्रैकडाउन किया जाए और जो कंज्यूमर है, जो ड्रग यूजर्स है, उसको रिहैबिलिटेट करके, उसका पुनर्वास करके समाज के मुख्य धारा में हम लाएं। लेकिन विसंगतियां क्या हैं, उसमें विसंगतियां भी रहे। अब हम पुनर्वास की भी बात करते हैं, फिर उसके जेल की भी बात करते हैं। 27 में धारा 27 में उनके जेल की बात की गई है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का जो भी प्रावधान है। लेकिन पुनर्वास की भी बात है, तो हमने कहा कि इसको आप पुनर्वास तक सीमित करिए, काउंसलिंग तक करिए, डिक्रिमिनलाइज करिए। सेकेंडली धारा 27A जिसमें इलिसिट ट्रैफिकिंग का बड़ा व्यापक एम्बिट है, परिपार्श्व जो कहते हैं, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट करिए कि जो एक स्मॉल पेडलर है, जो सीजन्ड पेडलर है, उसका नहीं डिफ्रेंशिएशन है। आपने आर्यन खान का जिक्र किया है, वो कैसे जो है इस आपकी याचिका से कैसे रिलेट? मैं बता रहा हूँ कि जो सेक्शन 27A है कि पहले डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत है कि जो स्मॉल सिंपल परचेजर है, जहाँ कॉमर्शियल एंगल नहीं है और जहाँ कॉमर्शियल एंगल है बिजनेस में, उस दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है, तभी हम सही उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आर्यन खान का मुद्दा इसलिए आता है कि इसके पहले रिया चक्रवर्ती का केस था, शोभित चक्रवर्ती का केस था, सैमुअल मिरांडा का केस था। ये सब केस तो समाज के सामने आए, लेकिन क्या यही एनडीपीएस एक्ट के तहत यही सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं? हमारे पास रिकॉर्ड है एनसीआरबी का जो बताता है कि एक महाराष्ट्र जैसे स्टेट में 90% केसेस सिर्फ कंजम्पशन पे हुए हैं। आपने जिन केसेस का जिक्र किया वो चर्चित रहे और उनमें भी यही धाराएं लगी हैं, और जो जांच एजेंसी उसकी तरफ से कहा गया कि ये लोग कंजम्पशन ही नहीं लेकिन एक बड़े ड्रग ट्रैफिक नेटवर्क का हिस्सा, सिंडिकेट के हिस्सा थे। तो मेरा यही कहना है कि जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है उस टर्म को आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो फिर ये जो दुरुपयोग हो रहा है, जो गलत धाराएं लगाई जाती हैं इन बच्चों पे, जो ड्रग के चक्कर में आ गए, जो किसी के कहने पे, दोस्तों के कहने पे या अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे ड्रग खरीद लिया, तो वो इस बदनामी से बचेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन के मामले को कमर्शियल के मामले से अलग रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। हाँ। और तभी हम सफलता पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि आज जो ड्रग यूजर्स हैं वो कानून की इन सख्त धाराओं को डरते हुए उस समाज में सामने नहीं आते हैं, डी एडिक्शन सेंटर में नहीं जाते हैं, और इससे क्या होता है कि फिर वो अंदर अपने विक्टिम के शिकार ही रहते हैं। तो क्या होगा जब यह डिक्रिमिनलाइज हो जाएगा, जो आज दुनिया भर में ट्रेंड है। अमेरिका की 26 स्टेट्स इसमें कानून बना चुके हैं। पोर्चुगल में बहुत अच्छा परिणाम मिला है, हमारे स्टेट सिक्किम में अच्छा परिणाम मिला है। तो इस पर अमल करने की जरूरत है और भारत सरकार खुद इस पर कदम उठा लिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्यन खान या रिया चक्रवर्ती, क्योंकि आपने दो जो है हाल में जो मामले हुए पिछले साल भर में उनका जिक्र किया है, कैसे धारा 27 की तरह से वो किस तरह से फंसे हैं अगर आपके मुताबिक? आर्यन खान पे जहाँ तक मुझे अभी तक कोई डेफिनेट जानकारी नहीं है, न्यूज़पेपर से ही जानकारी मिलती है कि उस पर कॉन्शियस पोजेशन का आरोप लगाया गया है। मैंने इसको भी बताया है, निवेदन किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि कॉन्शियस पोजेशन के आधार पे किसी को गिरफ्तार कर लेना और ड्रग सिंडिकेट का फिर हिस्सा मान लेना, चूंकि वो और लोगों के साथ बातचीत में था, ये सरासर अन्याय होगा। ये एक सर्वविदित है कि आर्यन खान कोई ड्रग की स्मगलिंग नहीं करेगा, इतना सक्षम है। अगर हम कर रहे होते तो हम पर ये इल्जाम लग सकता था। आर्यन खान के पास, उसके पिता के पास बहुत पैसे हैं मेरे ख्याल से। तो ये धारा जो है इसकी विसंगतियां की वजह से ये सब हो रहा है, इसको दूर करने की जरूरत है। अगर कंजम्पशन को लेकर के ये लोग कहीं शिकार हुए हैं तो फिर उसको गुमनाम गोपनीय रख करके
उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनकी निरंतर समीक्षा होनी चाहिए। आपने आर्यन के साथ में रिया चक्रवर्ती का भी जिक्र किया इसी तरह से? का जिक्र किया। पहले तो रिया चक्रवर्ती के मामले में ही मैंने PIL फाइल किया था, जो ऑडियो की प्रॉब्लम की वजह से डिसमिस हो गया था। मैं सुन नहीं पाया कि मुख्य न्यायाधीश पूछ रहे थे व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन, तो हम उसको एक्सप्लेन जब तक करते तब तक डिसमिस हो गया। रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान का केस एक ही तरह का केस है या एक ही तरह की धाराएं लगी हैं? नहीं, धारा उसमें तो 27A लगाया गया था, उसके शोभित चक्रवर्ती के भाई के मामले में। मेरे ख्याल से रिया चक्रवर्ती के मामले में भी लगाया गया था। तो आर्यन खान के मामले में जहाँ तक मुझे जानकारी अभी तक शायद ऐसी धारा लगी नहीं है। कंसियस पोजेशन और ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा होने का कुछ बताया जा रहा है, तो अगर ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बनता है वो तो फिर 27A भी लगेगा। तो इसीलिए व्यापक परिदृश्य से, व्यापक दृष्टिकोण से इसको देखने की जरूरत है। 37 को भी चैलेंज किया। 37 भी जो है मुश्किलें पैदा करता है किसी भी आरोपी के लिए, जमानत के लिए, क्योंकि पूरा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। तो अब उसका दूसरी बात है कि अब धारा सेक्शन NDPS एक्ट की सबसे बड़ी विसंगति ये है कि जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि जब तक हम प्रूव ना हो जाएं दोषी तब तक हम निर्दोष हैं, यहाँ उल्टा है। हम तो दोषी मान लिए गए शुरू से, अब जब तक हम साबित ना कर दें। और सेक्शन 54 आप देख लीजिए कि क्या मतलब जो व्यवस्था है कि जब तक हम निर्दोष न साबित हो जाएं तब तक जो प्रोसिक्यूशन की बात सही मानी जाएगी। तो ये तो बिल्कुल इस पर चिंता की बात है। ट्रैफिकिंग के मामले में तो ठीक है, लेकिन कंज्यूमर के मामले में इस पर समाज को आज सोचने की जरूरत है और भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब मैं बात करना चाहूंगा समीर वानखेड़े का, जो आपने जिक्र किया है अपनी याचिका में। समीर वानखेड़े को लेकर के आपने 18 करोड़ रुपए का कुछ जिक्र किया है, क्या न्यायिक जांच की मांग की है? हाँ, मैंने न्यायिक जांच की मांग की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जांच की जाए, क्योंकि लॉट्स ऑफ मक्स हैव कम आउट एंड अर्लियर ऑल्सो एलिगेशंस, पहले भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस बार जो आरोप लगाए गए हैं वो बड़े एक्सप्लिसिट आरोप हैं, बड़े ही मतलब परिपुष्ट हो रहे हैं और कुछ लोग सामने आए हैं। पहले कुछ हश हश मैनर में बातें की गई थी, तो इसकी और ये पता चला है कि काफ़ी कलेक्शन होता था। और कलेक्शन, आज हम सरकार में रहे हैं, हम सरकार के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो अखबारों में हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि अब जो है इन्फोर्समेंट एजेंसियां कलेक्शन का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए जांच बिठानी चाहिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो हो रही है उससे कुछ नहीं होना है। वो वानखेड़े तो इन सारे आरोपों को जो है गलत ठहरा रहे हैं, फिर भी चोर हमेशा, हम नहीं कह रहे हैं वो चोर हैं, हम कह रहे हैं किसी पर आरोप लगता है वो हमेशा कहता है हम निर्दोष हैं, हम बिल्कुल साफ हैं जी। तो वो तो कहेंगे, अगर वो साफ हैं तो जांच में साबित हो जाएगा। तो सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। सिटिंग जज से जांच नहीं, सिटिंग जज से नहीं, एक रिटायर्ड जज से, माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए और इस पर जो उसकी परतें हैं वो सामने आनी चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से नहीं आ पाएगा, मेरा यही निवेदन है। यानी साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसमें जो है 2-3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच जो है जो रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, आर्यन खान जैसे जो तमाम मामले हैं उनके ऊपर जो धाराएं लग रही हैं वहाँ पर ये देखा जाना ज़रूरी होना चाहिए कि क्या वो खुद के इस्तेमाल के लिए था या फिर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए, क्योंकि खुद के इस्तेमाल के मामले में इतनी जो है गंभीर सजा या जेल में जाने का प्रावधान नहीं है जो कि इन लोगों के खिलाफ बन रहा है और जमानत का विरोध किया जा रहा है। तो ये जो धाराएं हैं उनमें जो कमियां हैं जिसका जो है नुकसान होता है किसी भी आरोपी को शुरुआती तौर पर, क्योंकि उसको जेल में रहना पड़ता है। जिक्र किया गया रिया चक्रवर्ती के मामले का, याचिका में जिक्र है दीपिका पादुकोण का, याचिका में जिक्र जो है तमाम और जो है ऐसे केसेस का किया गया और मांग यही की गई है कि NDPS एक्ट में जो कमियां हैं उनका खामियाजा किसी एक ऐसे व्यक्ति को ना गुजरना पड़े जिसने अगर कोई गलती से अगर ड्रग कंज्यूम भी किया तो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन में जाने का मौका मिलना चाहिए और उसकी पहचान छुपाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और मांग की गई है कि इन कमियों को दूर किया जा सके। मैंने ये भी मांग की है कि चूंकि अब भारत सरकार मान लिया है कि जो मैंने जो चिंता व्यक्त की थी 2 बार पहले PIL के माध्यम से, वो हमारी चिंता सही थी। यानी भारत सरकार ने माना है, जो बातें मानी है उससे हमारी चिंता सही साबित हुई है। भारत सरकार के सामने मेरी चिंता नहीं है अब तक, तो हमारी चिंता सही साबित हुई है। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यही प्रार्थना किए हैं कि आप जो बच्चे जेल चले गए, जो अब बेल पे हैं, जिनका हॉरेंडस एक्सपीरियंस रहा है, तो उनको एक अब आप मुख्य धारा में लाइए। वो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा अदरवाइज सफ़र करेंगे, जीवन पर्यंत उनका जो है कैरियर सफ़र करेगा, समाज में बदनामी रहेगी। तो उनको आप मुख्य धारा में लाइए और उनके केस ख़त्म करिए, हमारा यही कहना है। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है तो एक डिफरेंट इशू बनता है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।